पढ़ा था ये दायरे कैसे कैसे फैला, क्या क्या घटनाक्रम हुए। अब पढ़ेंगे शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के घटनाक्रम, शीत युद्ध का प्रभाव कैसे कैसे अग्रसर हुआ। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। शीत युद्ध के दौरान, जब ये शीत युद्ध चला था, ये कई लगभग 45 सालों तक चला था ये, तो क्या क्या इसके बीच में घटनाएं घटित हुई, क्या क्या इनके घटनाक्रम हुए, तो ये क्या क्या संकट इसमें सामने आए थे। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की, क्यूबा मिसाइल संकट हमने पढ़ा था इस अध्याय के शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरू में। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट था उसका वो था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था, इसके दायरों में से एक था, इसके घटनाक्रमों में से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई। अब छोटे मोटे ऐसे संघर्ष भी हुए जहाँ पर जनहानियाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई, तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 से 1953 तक, दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950-1953, बर्लिन 1958 से 1962, कितना 58 से 62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत में, और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। आप इन दोनों की महाशक्तियों की जो मुठभेड़ है वो सीधी सीधी कहाँ बता सकते हैं। दोनों महाशक्तियों की जो मुठभेड़ है वो कहाँ हुई, कोरिया में हुई, बर्लिन में हुई और कांगो में हुई, सीधी सीधी मुठभेड़। ये अभी यही हिस्से बताए गए हैं आपके। कोरिया में हुई थी 1959 से लेकर 1953 तक, 1950 से 1953 तक। बर्लिन में हुई थी 1958 से 1962 तक, 1958 से 1962 तक, और कांगो में हुई 1960 के दशक की शुरुआत में। तो आप इन चीज़ों से बोल सकते हैं कि आप ये भी तो देखेंगे, या तो ये वास्तविक संघर्ष नहीं था, वास्तविक संघर्ष था, वास्तविक संघर्ष था, तो आप इसको तीसरे वर्ल्ड विश्व युद्ध के रूप में, थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में क्यों नहीं जानते। वो इसलिए नहीं जाते थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में हम इसको, क्योंकि ये जो संघर्ष है, खूनी संघर्ष हुआ है, छोटे मोटे जो संघर्ष हुए, ये जो लड़ाइयाँ हुई, ये तब्दील नहीं हो पाई तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति में। ये संघर्ष तो हुए, छोटे मोटे युद्ध तो हुए, लेकिन ये तब्दील नहीं हो पाए तीसरे विश्व युद्ध की परिणति के रूप में। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की होड़ में सम्मिलित थी। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय, हमारा मतलब ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खोमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए। ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी जो खेमे हैं, विरोधी खेमे कौन कौन से थे, पश्चिमी और पूर्वी खेमे, या आप बोल सकते हैं पूंजीवाद के गुट या साम्यवादी गुट, या आप बोल सकते हैं सोवियत संघ का गुट या सोवियत संघ का खेमा, या आप बोल सकते हैं अमेरिका या यूएसए का खेमा, यूएसए एंड यूएसएसआर के मध्य बीच संकट के अवसर आए। युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, बड़ी मात्रा में जनहानियां हुई, व्यापक जनहानि हुई, बड़ी मात्रा में जनहानियां हुई। वहां पर कहाँ पर, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान। वियतनाम एक छोटा सा देश है, हालांकि इन दोनों महाशक्तियों ने वहां विरोध किया था, लेकिन वियतनाम ने पुरजोर विरोध कर दिया था अमेरिका के हस्तक्षेप का अपने देश में। ऐसे करके फिर उसने पहले अमेरिका को अपने वियतनाम का भी बंटवारा कर दिया था इन दोनों महाशक्तियों के हस्तक्षेप ने, लेकिन वियतनाम ने उसका पुरजोर विरोध किया और अमेरिका को वहां से हटा दिया और वहां से बर्खास्त कर दिया, और धीरे धीरे सोवियत संघ का भी हस्तक्षेप वियतनाम ने खत्म कर दिया था। ऐसे करके अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने वो किया था हस्तक्षेप। कोरिया में भी हुआ, कोरिया का विभाजन आज हम देख रहे हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, वो इसी का परिणाम है। अधिकतर शीत युद्ध के दौरान हुए अधिकतर जो बंटवारे थे या विभाजन थे वो क्या हुए, खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, लेकिन कोरिया का विभाजन अभी भी जारी है। हम कह सकते हैं वहाँ की जो लोकल जनता है या फिर वहाँ के जो जनसत्ता वाले हैं, वहाँ के जो सत्ताधारी हैं, वो क्या नहीं चाहते, कोरिया का विभाजन समाप्त करना नहीं चाहते। ऐसे में करके कई जगहों पर इनकी व्यापक जनहानियाँ उस वक्त या उस समय हुई थी।
लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। व्यापक जनहानियां हुई, युद्ध भी हुए, लेकिन परमाणु हथियारों का प्रयोग उसमें नहीं हुआ। ऐसे में करके ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील नहीं हो सका, तीसरे विश्व युद्ध के रूप में ये तब्दील नहीं हो सका। परमाणु युद्ध से बचा रहा था। वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। वैमनस्य, इनकी दो जो भावनाएं अंदर की जो बुरी विचारधाराएं थी या इनके जो विरोधी जो आभास थे वो क्या थे, विश्वव्यापी नहीं हुए। संपूर्ण विश्व पर ये जो जनहानियां हुई, ये जो छोटे मोटे युद्ध हुए, ये विश्वव्यापी नहीं हुए। सभी देशों पर इन्होंने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, सभी देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलत फहमियां बढ़ी। राजनयिक संवाद से आशय यह होता है कि जैसे मान के चलिए दो व्यक्तियों के मध्य यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई समस्या ऐसी हो जाती है जिसके उनके दौरान उनको मध्य क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, एक दूसरे से गलतफहमियां हो जाती हैं, तो वो गलतफहमियां कब मिटती हैं, जब गलतफहमियां वो तब मिटती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं या एक दूसरे से संवाद करते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तब उनको पता लगता है नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, तब मैंने ऐसे नहीं कहा था। उसी प्रकार से इन दोनों राष्ट्रों के मध्य या राज्यों के मध्य क्या नहीं हो पाया था, कोऑर्डिनेट राजनयिक संवाद नहीं हो पाए थे, बातचीतें बैठकें जो होती वो नहीं हो पाई थी इन दोनों के मध्य। तनावपूर्ण स्थितियां, उससे हुआ क्या, बैठकें हो जाती, इनके राजनयिक जो राजनेता थे वहां के, जो संचालक थे, जो सत्ताधारी थे वहां के, इन दोनों राष्ट्रों के, वो क्या एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाए थे। इस वजह से इनकी गलतफहमियां और बढ़ती, क्या हुई थी, वो गलतफहमियां और बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। अब ये बात होगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन या अन्य जो देश थे जो इनके गुटों में सम्मिलित नहीं थे। इससे ऐसा यही है कि जब इन दोनों के मध्य ऐसी स्थिति आ रही थी, कैसी, संघर्ष और गहन जो संकट थे वो बढ़ते जा रहे थे, उस प्रकार जो अन्य जो देश थे, जो गुटनिरपेक्ष आप बोल सकते हैं जो देश थे, उन्होंने कारगर भूमिका निभाई, उन्होंने एक इन्वॉल्व हुए इसमें और उसको कम करने की कोशिश की। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। मैंने आपको बताया था जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन जो देश थे, जो सम्मिलित देश थे इसमें, जिसका सदस्य देश भारत भी था, उन्होंने इसकी भूमिका को, उनकी भूमिका को इसमें नहीं भुलाया जा सकता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं उनमें एक प्रमुख नेता थे, वो कौन थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के तात्कालिक उस समय के या फिर बोल सकते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य जो विवाद था उसके बीच मध्यस्थता करने का जो भूमिका थी वो किसने निभाई थी, नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता भूमिका निभाई, या बोल सकते हैं। अब आपको ये चीजें समझनी चाहिए, इसमें दिए हुए हैं, इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि जिस जिस देश में, जिस जिस राष्ट्र में जिसने कोऑर्डिनेट किया, जिस व्यक्ति ने साथ निभाया, उसने क्या मध्यस्थता करने का नाम। मध्यस्थता से आशय है वो उनकी जो तनावपूर्ण की जो स्थिति उसको कम करने में जो रोल था उनका, जो भूमिका थी। जैसे उत्तर और दक्षिणी कोरिया में किसकी थी मध्यस्थता, किसके कार्य किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वहीं कांगो जो संकट है, कांगो जो देश है उसमें जो विपत्ति आई हुई थी, उसमें जो विवाद था, उसका जो मध्यस्थता उसमें किसने निभाई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव थे, उन्होंने निभाई थी प्रमुख मध्यस्थता। अंततः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है, और धीरे धीरे स्थितियां ऐसी हो गई, इनकी विचारधारा ऐसी हो गई, इनको समझ में आ गया ये चीजें। क्या चीजें, कि हमको ये समझ में आने लग गया इन महाशक्तियों को, इन महाशक्तियों ने समझ लिया कि हम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। यदि हथियारों की होड़ में इस प्रकार से हम एक दूसरे से युद्ध बढ़ावा देंगे तो उससे आशय या उसका रिजल्ट ये रहेगा कि परमाणु युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध, परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा और विश्व तीसरे विश्व युद्ध से नहीं बच पाएगा और संपूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। ये समझने लग गई दोनों महाशक्तियां। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता,
धीरज रखा इन्होंने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी व धरावर्ता किया, जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। जो जिम्मेदारी से परिपूर्ण बर्ताव था, ये बिहेवियर बोल सकते हैं, व्यवहार बोल सकते हैं, इन दोनों महाशक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे उन्होंने ये निभाए। शीत युद्ध के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। एक क्षेत्र से जो तनावपूर्ण की स्थिति ज्यादा बनी हुई थी वो धीरे धीरे कम की ओर आने लग गई, समाप्त की करण उसका होने के लिए धीरे धीरे खिसकने लगी। आप बोल सकते हैं उसकी जो प्रथम जर्नी स्टार्ट हुई थी एक चरम सीमा से लेकर, वो आप बोल सकते हैं धीरे धीरे एक समाप्ति की ओर आने लगी, या धीरज बढ़ता गया और उनमें एक ठंडी ठंडी तासीर उसमें लगने लगी या पहुंचने लगी। और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। इसमें धीरज का जो उनका जो सब्र था वही इसमें सबसे कारगर भूमिका निभा रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। आप इसको ये नहीं कह सकते कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दोनों ही गठबंधन, जो दोनों ही जो गुट थे, उनके बीच जो होड़ थी, प्रतिद्वंद्विता जो होड़ थी एक दूसरे से आगे बढ़ने की, एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को एक अच्छा वो दिखाने की, तो वो समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किया। अब इसी होड़ के कारण दोनों जो गुट थे उन्होंने क्या हुआ, भरपूर हथियार जमा कर लिए। उन्होंने परमाणु अनुसंधान करते गए, परमाणु हथियारों को जखीरा तैयार किया, परमाणु हथियार तैयार करते गए। अब ऐसे करके स्थितियां ऐसी होने लगी इन दोनों देशों की कि ये परमाणु हथियारों को अनुसंधान करते गए, बढ़ाते गए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचने के लिए जरूरी माना गया। अब इन दोनों को ये चीजें तो समझने आने लगी कि हमको संयम रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ये भी समझने लगे थे या ये समझ रहे थे कि यदि हमको हमारे पास में हथियारों की कमी हुई या कमी रही तो कहीं ना कहीं यदि अगर युद्ध हो गया या छिड़ गया तो हम हार जाएंगे। इसका मतलब हथियारों का जो जखीरा था, हथियारों का जो संचय था, उसको जरूरी माना गया। किसके लिए? युद्ध में बचे रहने के लिए, क्योंकि दूसरी महाशक्ति भी कहीं ना कहीं ये सोच लेती थी कि इसके पास में भी भरपूर हथियार हैं। दोनों ही देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। तभी तो ये हथियारों को बढ़ाने में लग रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि चाहे हम कितना भी संयम रख लें, यदि अगर टकराव की स्थिति आई तो युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। ये दोनों ही जो पक्ष थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दोनों की हथियारों की जो संख्या थी, इन पे जो हथियार थे, राजनीतिक संवाद इन पे हो नहीं पा रहे थे, इस वजह से ये क्या लगा सकते थे, गलत अनुमान लगा सकते थे कि उसके पास कम है या उसके पास में ज्यादा है। दोनों गुट एक दूसरे के मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। ये दोनों जो गुट हैं एक दूसरे की क्या मंशा है, या तो वो समझ सकते थे कि जो यूएसए सोच सकता कि यूएसएसआर मेरे खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, या यूएसएसआर सोच सकता था कि जो अमेरिका है, यूएसए है, वो मेरे खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, या उसके विपरीत ये सोच सकते थे, उल्टा सोच सकते थे, उसके व्युत्क्रम सोच सकते थे कि ये क्या यूएसएसआर सोच लेता कि यूएसए मुझ पर हमला करना चाहता है, या हथियारों का जो जखीरा वो इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसी प्रकार से अमेरिका भी सोच लेता है उसके खिलाफ। ऐसे में इसकी जो मंशा है वो भूल कर सकते थे, चूक कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। मान के चलिए परमाणु दुर्घटना से आशय यह है कि यदि परमाणु अनुसंधान हो रहा है और परमाणु हथियार रखें, तो यदि अगर वो दुर्घटना से विस्फोट हो गया उसमें तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। परमाणु हथियार फटने में कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई छोटा मोटा पटाखा हो जो विस्फोट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमाणु विस्फोट का मतलब होता है रेडिएशन फैलना, एक विशेष क्षेत्र जहां वो विस्फोट हुआ है उसका एक जो वो क्षेत्र है वो पूरा रेडिएशन से परिपूर्ण हो जाएगा। वो एक समय विशेष के लिए नहीं होता, एक समय विशेष के लिए नहीं होता, वो एक लॉन्ग टाइम तक रहता है। ऐसे में वो परमाणु दुर्घटना यदि हो गई तो क्या होगा, ये सोचा जाना एक अहम सवाल था।
अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या गलती से परमाणु हथियार चल जाए, भाई ये जो हथियार होते हैं कोई जरूरी थोड़ा है कि कोई जानबूझ के चलाए, इसमें गलतियां भी तो हो जाती हैं। इनको चलाता कौन है, इनको यूज करता कौन है, इनको बनाता कौन है? मनुष्य। कौन बनाता है? मनुष्य। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। ये जो गलतियां होती हैं मनुष्य से ही होती हैं, कोई और गलती करने थोड़ी आता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु हथियार थे, हो सकता था किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते, किसी दुर्घटनावश इसका क्या हो जाता, विस्फोट हो जाता। वही हो सकता था कि गलती से परमाणु हथियार भी चल सकता था, या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? यदि मान के चलिए कोई सैनिक है या सैनिक टुकड़ी है, ये अगर शरारतन एक बोलता है कि एक खिलाफत करते हुए युद्ध शुरू करवाने के लिए क्या कर दे, हथियार चला दे, इससे क्या हो, हथियार शुरू, वो युद्ध शुरू हो जाए। कभी कभी होता है ना कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे घर कर लेता है, दुश्मन के खिलाफ ऐसी विचारधाराएं कर लेता है कि वो सही गलत का दायरा ही भूल जाता है। उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के लिए इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। इसमें ये स्थितियां बताई जा रही थी कि ये ऐसी स्थितियां भी तो बन सकती थी, मंशाओं को समझने में भूल हो सकती थी। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? और ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं, अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल दागी नहीं गई है? अब एक बात मान के चलिए कि ये जो घटनाएं जो आपको बताई गई थी एक एक करके, उनमें से यदि कोई घटना घटित हो जाती है, मान के चलिए वो गलती से विस्फोट हो जाए, मान के चलिए कोई सैनिक जो टुकड़ी है वहाँ की वो शरारतन ऐसा उसको विस्फोट कर दे, या हथियार दाग दे, या मिसाइल छोड़ दे, या फिर वो के परमाणु क्या हो, वो एक दुर्घटना से विस्फोट हो जाए, हो तो सकता है ना। तो ऐसे में करके ये जो शत्रु जो देश है, और मान के चलिए वो उस पर लॉन्च हो गई या मिसाइल दाग दी गई, तो ऐसे में करके उसके वहाँ के जो राजनेता हैं, वहाँ का जो राष्ट्र है, जो शत्रु जो देश है, वहाँ की जो आम जनता है, उसको कैसे समझाया जाएगा कि ये गलती से हुआ है, या ये अचानक कैसी स्थिति है, या किसी एक व्यक्ति की गलती है, ये पूरे समूचे राष्ट्र की गलती नहीं है। ऐसे में करके दुश्मन देश तो यही सोचेगा ना कि इसने जानबूझ के ऐसा किया। तो ऐसे में करके ऐसे इस स्थिति को कौन संभालेगा? बल्कि यह महज एक दुर्घटना है, ये कौन समझाएगा कि यह दुर्घटना बस हुआ है, जानबूझ के नहीं किया गया। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। अब इन स्थितियों को परखते हुए दोनों जो महाशक्तियां थी, उन्होंने सोचा, अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ क्या किया, परमाणविक जो परमाणु हथियार थे उन पर अंकुश लगाने के लिए, कुछ हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग, आपस में संधियां करने का फैसला ले लिया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। जो दोनों महाशक्ति थी, उन्होंने अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसने के लिए ठान लिया, कसम ले ली, या फिर आप बोल सकते हैं कसम लेने से आशय मेरा यह है कि दोनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया, या फिर कुछ आप बोल सकते हैं फर्स्ट कदम उठा लिया, पहला कदम उन्होंने अस्त्र नियंत्रण द्वारा स्थायी संतुलन लाने के लिए कर लिया। स्थायी संतुलन उनको बढ़ावा ना मिले, फिर उसके बाद परमाणु हथियारों को बढ़ावा ना मिले। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई। अब आप इन चीजों की शुरुआत कब बोलेंगे, अस्त्र नियंत्रण जैसे प्रयासों की शुरुआत कब हुई? 1960, 1960 में कब हुई? इनकी दशक के उत्तरार्ध में स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस है जो, और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत कर लिए। अब इन्होंने 3 संधियां करनी, 3 अहम समझौते कर लिए, उन पर दस्तखत कर लिए दोनों महाशक्तियों ने। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इन तीनों जो 3 अहम जो समझौते किए थे उनके नाम थे। तीनों जो संधियां थी जो प्रमुख इन्होंने की थी 1960 के दशक में, वो कौन कौन से थे? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये परमाणु हथियारों पर अंकुश, ये जितनी भी संधियां हुई वो किस किस को लेकर हुई? परमाणु हथियारों पर अंकुश या परमाणु हथियारों पर लगाम कसने के लिए, उसके अनुसंधानों पर लगाम कसने के लिए किए गए।
अब परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु परीक्षण जो परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाता है, परमाणु अप्रसार जो उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा नहीं मिले। परमाणु प्रक्षेपात कोई भी मिसाइल वगैरह लॉन्च नहीं किए जाएगी, कोई भी उसका जो प्रक्षेपण है वो नहीं किया जाएगा। ऐसे करके इन रिलेटेड मैटर से ये तीनों संधियां की गई दोनों महाशक्तियों के मध्य। अब वो क्यों की गई ये आप उसका रीजन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने या परमाणु हथियारों के प्रयोग, प्रसार, प्रचार पर रोक लगाने के लिए, संपूर्णतः रोक लगाने के लिए ये संधियां की गई थी, ये संधियां की गई थी। इसके बाद महाशक्ति ने अस्त्र परिसीमन वार्ताओं के लिए कई दौर किए। अब ये तीन प्रमुख किए थे, लेकिन इसके बाद भी अस्त्र परिसीमन, उनके अस्त्रों में संचार को बढ़ावा न मिले इसके लिए कई वार्ताएं, कई बैठकें भी की और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की।